अस्सलाम वालेकुम जी। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो सारा का सारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के मुतालिक था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को देखा कि उसको हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड यूनिट वेक्टर्स यानी यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर इन एंगुलर डायरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन में कैसे देख सकते हैं। इसी तरह हमने ये किया कि जी अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनको भी तो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट की लोकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड जो यूनिट वेक्टर्स हैं ई आर और ई थीटा उनको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे उनकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस तरह हमने ये देखा कि जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पार्टिकल का उसको भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर में ले जा सकते हैं और पोलर से कार्टेशियन में ले जा सकते हैं। वेलोसिटी को कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं विद पोलर डायरेक्शंस। ठीक है जी। इसी तरह एक्सेलरेशन को हमने कार्टेशियन में भी देखा और पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी देखा। फिर उसके बाद हम डेल पे आ गए कि जी डेल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो ये है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, हमने वो भी निकाल लिया। यानी हर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जितनी भी टर्म्स थी जो हमारी मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, हमारे पार्टिकल से रिलेटेड हैं, पार्टिकल की पोजीशन से रिलेटेड हैं, उसकी मोशन से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी हम ले आए पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और इस तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स में से हम जब चाहें हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होती क्यों है? काम को आसान बनाने के लिए। कई दफ़ा ये होता है कि कोई काम कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके आए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है, यानी वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। इसी तरह कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप लेके चलें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वही चीज़ आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेके चलें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो बात थी टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशंस की, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुई, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी कि यूजुअली हम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखते हैं और वो होती है कि जी कार्टेशियन से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लें और ये हो सकता है कि पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में ले जाएं। ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका इन्वर्स भी है। अब हम आते हैं थ्री डायमेंशंस पे। थ्री डायमेंशंस में किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? अब यहाँ आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये थ्री डायमेंशन है तो थ्री डायमेंशन को हम किस तरह से ले सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि थ्री डायमेंशन में हम एक्स वाई जेड तीन लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और हर पॉइंट को हम थ्री कोऑर्डिनेट्स से जाहिर कर सकते हैं। हम आ गए ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्री डायमेंशन में कि यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्री डायमेंशन में होता क्या है कि हर पॉइंट को हम तीन कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हैं। तीन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है जी। अब कैसे शो कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के बताती हूँ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी ये आपका है, ये आपका जी स्पेस है और स्पेस को हम कहते हैं कि जी इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। स्पेस का कोई भी पॉइंट हो पी, उसको आप एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अच्छा जी, अब कैसे देख सकते हो कि पी से आप एक परपेंडिकुलर जरा नीचे खींचो। ये डॉटेड लाइन में इसलिए लगा रही हूँ कि डॉटेड लाइन से पता रहे कि ये ओरिजिनल सही वाला कोई एक्सिस एक्सिस नहीं है, ये इसका शेडो है एस पी का एक्स वाई प्लेन में। अब जी कुछ ना कुछ तो इसकी एक्स के लिहाज से लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वो पॉइंट है कि जहाँ 0 0 0, जहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0। अच्छा जी, एक्स एक्सिस के आप लिहाज से देखें तो पी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखेगा, उसको हम कहते हैं ये डिस्टेंस एक्स है। वाई के लिहाज से देखो तो पी वाई एक्सिस के लिहाज से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखेगा, ये डिस्टेंस हम कहते हैं कि ये जी वाई है। और यहाँ टॉप से देखो तो जेड एक्सिस के लिहाज से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, उसको हम जेड का नाम देते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स, पी को कम्प्लीटली मेंशन करने के लिए हमें ये तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स, वाई और जेड। ये पोजीशन ऑफ पी शो कर रहा है।
अच्छा, अब साइंसदानों ने ये सोचा कि लाजमी है कि ये जो सारी यूनिवर्स है ये इसी तरह स्पेस यानी इसी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। अब फर्दर उनके काम करने के लिए दो चॉइसेस थी। उन्होंने ये कहा कि ये भी तो हो सकता है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है 3 डायमेंशंस का, ये एक सिलेंडर। सिलेंडर कैसा है? सिलेंडर की शेप का तो हमें पता है ना, ये जी इस किस्म का एक सिलेंडर है, और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्स, सारी की सारी स्पेस जो है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ सिलेंडर। सिलेंडर का जो सेंटर है, सेंटर से एक एक्सिस गुजरा है जो जेड एक्सिस है, और सिलेंडर का एक अगर आप देखो तो रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एक लाइन लगा देती हूँ कि जी ये जो लाइन है ये थीटा इक्वल टू 0 की है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी मौजूद है। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अच्छा, r रेडियस ऑफ सिलेंडर है, थीटा जो है वो एंगल है इस लाइन के अकॉर्डिंगली कि जी कितना पॉइंट इस लाइन से दूर है, z एक्सिस सिलेंडर के दरमियान से गुजर रहा है, तो इस सिलेंडर का जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है वो 0 यानी रेडियस 0 है, थीटा भी वहां पे 0 है, z भी वहां पे 0 है, z इक्वल टू 0 के ऊपर हम इसका सेंटर ले लेते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया को एक सिलेंडर समझें और हम कहते हैं कि r की हद कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, r गोज टू इन्फिनिटी, इसी तरह z जो है ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव सेंस में भी, और z माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। कितना इसको सारी यूनिवर्स को, हर चीज को एक सिलेंडर की फॉर्म में ले लें जी, एक सिलेंडर है बहुत बड़ा सारा, उसके अंदर सारी ये यूनिवर्स है, सब कुछ है, तो वो सिलेंडर कैसा होगा? z एक्सिस उसका होगा, सिलेंडर जैसे बनाते हैं उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता कहाँ तक है ये यूनिवर्स। इसी तरह जी z एक्सिस अगर आप ले लो कि जी कोई एक ओरिजिन हम ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो उसके ऊपर भी z एक्सिस है, नीचे भी z एक्सिस है, ऊपर आप देखो तो हद निगाह तक देख सकते हो, उससे आगे भी है यूनिवर्स कौन सा खत्म हो गई है, नजर की हद खत्म हो जाती है, z एक्सिस चलता जाएगा ऊपर जितना मर्जी। इससे नीचे की तरफ आओ, नीचे देखो तो नीचे भी हद निगाह है, और उसके बाद यूनिवर्स तो खत्म नहीं होती, हमारी नजर की हद खत्म हो जाती है, वहां हमें आसमान नजर आता है, हम कहते हैं जी ये आसमान है। आसमान क्या है? आसमान कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी नजर की हद है। तो इस तरह जब ऊपर वाली साइड पे देखो z गोज टू इन्फिनिटी, नीचे देखो z गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ये हमारी स्पेस है। अच्छा, अगर ये हमारी स्पेस है तो कोई भी पॉइंट इस सिलेंडर पे हो, इस सिलेंडर के अंदर कोई भी पॉइंट है, तो उसको हम कैसे लोकेट करेंगे? मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे ये पी एक्स वाई जेड लोकेट हो रहा, दिस इज पी एक्स वाई जेड, ये है। तो सिलेंडर के अकॉर्डिंगली सिलेंडर में कोई भी पॉइंट है तो उसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? आर थीटा की बजाय अगर मैं यहाँ पे फाई यूज कर लूँ तो आर फाई जेड की फॉर्म में हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, लोकेट कैसे कर सकते हैं देखा जाए तो अगर मैं इसको ये थीटा इक्वल टू 0 एज प्रीवियस मैं कहूँ जी ये एक्स एक्सिस क्या लूँगे, और यहाँ पे कोई वाई एक्सिस भी है, ये वाई एक्सिस है जिसकी बेस पे ये बन रहा है, यानी एक प्लेन बन रहा है एक्स वाई प्लेन, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इस सिलेंडर पे लाई कर रहा है, वो पी एक्स वाई जेड है, जिसको मैं आर फाई और जेड की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब ये जो पॉइंट है उसको मैं कैसे लोकेट करूंगी? मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है ना, इसी डिस्क को मैं ऊपर ले लेती हूँ, कहाँ पे? जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस है, इसका कुछ ना कुछ ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस से डिफरेंस है। ठीक है, ये डिस्क के ऊपर यहाँ पे लेटर से ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है। अगर मैं क्लियर करके यहाँ पे दिखाऊं, ठहरे,
मैं यहाँ पे एक नई शेप बना रही हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए ना बात। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये जेड एक्सिस है। ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे है। ये पॉइंट है पी एक्स वाई जेड या पी आर फाई जेड। अब आप ऐसे करो कि z तो आपका फिक्स है। आप देख लो कि जी पॉइंट की हाइट z पे क्या है। हम कहते हैं कि z इक्वल टू z1, z वही रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि पॉइंट ये z इक्वल टू z1 पे है। तो z इक्वल टू z1 पे अगर आप इस एक्स वाई प्लेन को लेके आए तो इस पॉइंट का कोई ना कोई रेडियस भी है और कोई ना कोई एंगल भी एक्स एक्सिस से बनेगा। ये मैं कहती हूँ कि अब जी z इक्वल टू z1 पे ये मेरा एक्स एक्सिस आ गया और इस रुख पे मेरा ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अलोंग मैं कहती हूँ जी थीटा फाई जो है मेरा वो 0 है। और अगर ये पॉइंट z इक्वल टू z1 पे है और इसका रेडियस जो है उसको मैं कहती हूँ कि जी ये स्पेसिफिक है, ये r1 है इसका रेडियस, और जाहिर है इसका x कंपोनेंट भी है और इसका y कंपोनेंट भी है, और यहाँ से इसका एंगल भी एक बन रहा है जो फाई है। तो फाई जो है वो फाई 1 के इक्वल है। तो मैं ये जो तीन स्पेसिफिक वैल्यूज हैं इस पॉइंट की r1, फाई 1, z1, इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब जी अगर ये r1, फाई 1, z1 है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट की कैसी होगी। पॉइंट उसी डिस्क पे अब ये पोलर कोऑर्डिनेट से अब आप इसका आइडिया एक्सेस करें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या था। पोलर कोऑर्डिनेट में मेरे पास एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है ना। एक x था और एक y था, और इसको मैं कन्वर्ट कर रही थी r थीटा में। अब थीटा की बजाय मेरे पास फाई है, नाम बदल दें तो क्या हुआ, चीज़ तो वही रहेगी, ठीक है ना। इंसान एक पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा होता है, आप उसका नाम कोई भी रख सकते हैं, थीटा रख दें, फाई रख दें, लेकिन रहेगा तो वो वही बच्चा ना। अब आप वो बड़ा होता है, बड़ा होकर अपना नाम चेंज कर लेता है, रहेगा तो वही, इंसान तो वही रहेगा, शख्सियत तो वही रहेगी, नाम बदल गया तो क्या हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई जेड है, जेड अपनी जगह वही एंगल है, एक्स वाई आर फाई में चेंज हो गया। कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा इसका हिसाब किताब कि जी अब मैं वही, इसीलिए मैंने वो डिस्क वाली बात की थी कि डिस्क जी आप यहाँ नीचे से उठा के यहाँ ऊपर ले आए हो जहाँ पे पॉइंट है। अब आपका पॉइंट एक डिस्क पे लाई कर रहा है और वो डिस्क z इक्वल टू z1 पे है, ठीक है जी। अब वहाँ पे आपका एक्स वाई आर थीटा में जैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसी तरह आर फाइव में ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स रो फाइव में ट्रांसफॉर्म होगा, आर की बजाय बल्कि यहाँ पे रो यूज होगा। यूजुअली वैसे आप चाहें तो आर भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम रेडियस को रो से ही डिनोट करते हैं, इसलिए मैं रो लिख रही हूँ। रो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी। तो एक्स वाई के बजाय आपके पास अब ये जो आपका एक्स वाई है, इनफैक्ट यही टर्न आउट हो रहा और कुछ नहीं इसके अंदर आ रहा, एक्स वाई टर्न कर रहा है। एक्स वाई आपके पास ट्रांसफॉर्म हो रहा है अब रो और फाई में, ठीक है। तो आपका एक्स उसी तरह रो कॉस फाई होगा और आपका y जो है वो रो साइन फाई होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस डिस्क के अंदर, और z जो है वो वही रहेगा, z तो z एक्सिस ही है, वो हमें यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब हम फिर पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, रो कॉस फाई y इक्वल टू रो साइन फाई, z z ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बना सकते हैं, रो उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, थीटा उसी तरह टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स है, और जेड जेड के बराबर। अब जी ये तो सारा मैंने बता दिया, और ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में था। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर्स फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये अब वैसे नहीं है जैसे पहले थे, क्यों, इसलिए कि अब आपका जो यूनिट वेक्टर है वो 3 डायमेंशंस में आ गया, पहले तो 2 डायमेंशंस में था ना, अब 3 डायमेंशंस में आ गया। पहले हम बात करते हैं जी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने, हमें ये पता है कि जी कोई भी पॉइंट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है
वो होगा आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर आई जे एंड के दे all are unit vectors in direction of x axis, y axis and z axis. ठीक है, अब हमारे पास cylindrical coordinates में x क्या है, रो cos phi, y क्या है, रो sin phi और z क्या है, z z। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो ले लेंगे। ठीक है जी, वो क्या होगा, कॉस फाई। पार्शियल एक्स बाय पार्शियल फाई ले सकते हैं, वो क्या होगा, माइनस रो साइन फाई। और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल जेड ले सकते हैं, वो क्या होगा, वो होगा जीरो, क्योंकि एक्स इज नॉट ए फंक्शन ऑफ जेड। इसी तरह पार्शियल वाई बाय पार्शियल फाई जब आप लोगे, सॉरी पार्शियल वाई बाय पार्शियल रो पहले हमें लेना चाहिए ना भाई, हम तरतीब से चलें। रो वो आएगा साइन फाई, पार्शियल वाई बाय पार्शियल फाई क्या आएगा, रो कॉस फाई, और पार्शियल वाई बाय पार्शियल जेड क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसा पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो क्या होगा, जेड इज द फंक्शन ऑफ जेड ओनली, उसके अंदर तो रो का और फाई का कोई काम ही नहीं है, तो ये जीरो होगा। पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई ये भी जीरो होगा, और पार्शियल जेड बाय पार्शियल जेड 1 होगा। अब जी हम उसी पुराने वाले फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं कि जी हमारा ई रो क्या होगा, ई रो होगा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो आई प्लस पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो जे प्लस पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो के ओवर ये जो ऊपर वाला वेक्टर है इसका मॉड। मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, उसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो का स्क्वायर प्लस पार्शियल, सॉरी जी अब जे के साथ तो पार्शियल वाई आना था ना, पार्शियल वाई बाय पार्शियल रो का स्क्वायर, और मैंने यहाँ जेड की बजाय भी एक्स ही लिख दिया, तो प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो का स्क्वायर ये आना था, देखा। अच्छा जी, उसके बाद जी पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो क्या था, कॉस फाई आई प्लस पार्शियल वाई बाय पार्शियल रो साइन फाई जे प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो। अब ये पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो जो है ये तो जीरो है, अंडर रूट, अब इसका मॉड लें, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ गया, विच इज इक्वल्स टू कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ये आ गया जी, ये है आपका ई रो। और याद करो ये तो बिल्कुल वही बन गया है वो जो ई आर था पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरह जब आप ई फाई लोगे वो आ जाएगा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल फाई आई प्लस पार्शियल वाई बाय पार्शियल फाई जे प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई के ओवर अंडर रूट ऑफ पार्शियल एक्स बाय पार्शियल फाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल वाई बाय पार्शियल फाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई का स्क्वायर। और जब आप ये स्क्वायर स्क्वायर लेके इनकी वैल्यूज वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास आएगा माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और रो इधर से भी बाहर आ जाएगा, नीचे जो आएंगे कंटेंट्स उसमें रो कॉमन निकल आएगा, कैंसिल आउट होगा, और आपके पास ये आ जाएगा ई फाई। और जी ई जेड क्या होगा, ई जेड होगा पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई आई प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई जे प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल जेड के ओवर पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई का स्क्वायर प्लस सॉरी पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो का स्क्वायर प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल जेड का स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो जीरो है, जीरो आई प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल फाई जीरो है, जीरो जे प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल जेड 1 टाइम्स के है ओवर 1 विच इज इक्वल्स टू के। अब ये आ गए जी ई रो ई फाई ई जेड। इसी तरह आप आई जे के को इन टर्म्स ऑफ ई रो ई फाई और ई जेड निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे जी, वो तो बड़ा मुश्किल हो गया, पहले मैं ई रो ई फाई और ई जेड की वैल्यूज यहाँ पे
ऊपर वाली स्लाइड के ऊपर लिख लूं ताकि मुझे याद रहे। आंसर्स जो हैं, आंसर्स पे आ जाए। आपका ई रो जो है वो बना है, क्या बना था, क्या बना था, याद करो जी, cos फाई आई प्लस साइन फाई जे, और ई फाई क्या था, माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और ई जेड क्या है, ई जेड जो है वो सिर्फ आपका आया वेक्टर के, ठीक है ना, यहां से देखें सिर्फ वेक्टर के आ रहा था, बिल्कुल ठीक। और जी अब इनके अकॉर्डिंगली हम आई जे के भी निकाल सकते हैं। वो क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के एंड पे लिखा हुआ है कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो है वो डेल को एक्सप्रेस करना है, उसके लिए हमें आई जे के निकालना पड़ेगा। आई अब हमने निकालना है, आई किसके बराबर आएगा, ई रो आपके पास आ गया कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, इसी तरह ई फाई आपके पास आया है माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और ई जेड आपके पास आ गया के इक्वल। अब आप देखें ई रो को आप कॉस से मल्टीप्लाई करें और ई फाई को साइन फाई से मल्टीप्लाई करें, कॉस फाई इंटू ई रो प्लस साइन फाई माइनस साइन फाई इंटू ई फाई किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। और इसी तरह अगर हम देखें तो जे किसके बराबर आएगा, जे आएगा जी साइन फाई ई रो प्लस कॉस फाई ई फाई के बराबर, और के जो है वो तो ई जेड के बराबर ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ से आप आ जाए वेलोसिटी की तरफ, ये तीनों वेक्टर आई जे के इन टर्म्स ऑफ ई रो ई फाई और ई जेड निकल आए। अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, ठीक है जी। हमें पता है कि 3 डायमेंशन में जो पोजीशन वेक्टर आर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है जी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स हमारे पास इस वक्त क्या है, रो कॉस फाई आई, वाई हमारे पास क्या है, रो साइन फाई जे, और जेड आपके पास क्या है, जेड ही है, ठीक है। अब अगर मैं इनमें से रो कॉमन निकालूं तो मेरे पास कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे आ जाएगा, जेड के एज इट इज, रो अपनी जगह रहेगा, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे ये किसके बराबर है, ये आप देखो तो ई रो के बराबर है, प्लस जेड, और के जो है ये ई जेड के बराबर, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया आर। अब हम लेंगे जी डी आर बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर आपका जो है वो डी आर बाई डी टी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप डी बाई डी टी को इस सारे पे अप्लाई कर रहे हो, रो ई रो प्लस जेड ई जेड पे। जब रो पे डी बाई डी टी अप्लाई होगा तो रो डॉट बन जाएगा, ई रो एज इट इज प्लस रो डी बाई डी टी ऑफ ई रो प्लस जेड पे अप्लाई होगा जेड डॉट ई जेड प्लस जेड डी बाई डी टी ऑफ ई जेड, ये आ गया रो डॉट ई रो प्लस रो। अब डेरिवेटिव हम लें ई रो का, डी बाई डी टी ऑफ ई रो। अब ई रो का हमें पता है कि ये फंक्शन ऑफ फाई है, फंक्शन ऑफ फाई के अलावा और किसी चीज का फंक्शन नहीं है, तो ये आएगा जी पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ, किस पे अप्लाई होगा, ई रो तो पार्शियल बाय पार्शियल फाई, फाई का फंक्शन है, तो मैं इसको चेन रूल के तहत लिख सकती हूँ कि ई रो का मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई ले रही हूँ इनटू पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी। जब मैं पार्शियल बाय पार्शियल फाई ऑफ ई रो लेती हूँ, यानी कि कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, तो मेरे पास क्या आएगा, और इनटू पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी तो फाई डॉट आएगा, कॉस फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई माइनस साइन फाई आ गया आई
और साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई आ गया जे इंटू फाई डॉट। ठीक है जी। और ये अगर आप देखो तो ये आपका ई फाई बन रहा है, यानी कि आपके पास फाई डॉट इंटू ई फाई आ गया। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ई रो क्या आ गया, फाई डॉट इंटू ई फाई प्लस जेड डॉट ई रो जेड प्लस जेड डी बाई डी टी ऑफ ई जेड। ई जेड किसके बराबर है, ई जेड के बराबर है। के किसी फाई का फंक्शन नहीं है, किसी थीटा का फंक्शन नहीं है, किसी रो का फंक्शन नहीं है, किसी और चीज का फंक्शन नहीं है। तो डी ई जेड बाई डी टी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आपका डी आर बाई डी टी या वेलोसिटी वेक्टर जो है वो अब क्या बन गया, वो बन गया रो डॉट ई रो प्लस रो फाई डॉट ई फाई प्लस जेड डॉट ई जेड, ये बन गया। ठीक है जी। ये अब आपका वेलोसिटी वेक्टर था, रो डॉट ई रो प्लस रो फाई डॉट ई फाई प्लस जेड डॉट ई जेड। अब मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ। मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्ट आ गया। वेलोसिटी वेक्टर मेरा है रो डॉट ई रो प्लस रो फाई डॉट ई फाई प्लस जेड डॉट ई जेड। ठीक है जी। अब हम इससे एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह, पहले मेथड तो आपको बताया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा फिर अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। और रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि जो अगला है ना उसमें ये सारी चीज़ें आप खुद निकालें और फिर आप खुद उसको एज एन एक्सरसाइज करें कि जी क्या निकलता है, कैसा निकलता है। रिजल्ट मैं आपको लिख दूंगी यहाँ पे, लेकिन अगले केस में, जो अगला केस में कोऑर्डिनेट्स का बताऊंगी, उसमें आपको ये सारा कुछ खुद करना होगा। इसलिए मैं दो दफ़ा करके दिखा रही हूँ। एक दफ़ा मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में करके बता दिया और दूसरी दफ़ा अब मैं ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करके बता रही हूँ। अच्छा जी, अब जी वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या था, ये था आर डॉट, और ये हमारे पास आया है रो डॉट ई रो प्लस रो फाई डॉट ई फाई प्लस जेड डॉट ई जेड, ये आपके पास आ गया। और हम ये देख रहे थे यहाँ पे कि ई रो जो है आपका वो है कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे के बराबर, और जो आपका है जी ई फाई वो है माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे के बराबर। ठीक है जी। अब ई रो पे जब हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई की, इसका टोटल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी हम लेना चाह रहे हैं, तो वो चेंज हो जाता है जी। ई रो का डिफरेंशिएशन तो हम फाई के लिहाज से कर सकते हैं, पार्शियल ई रो बाय पार्शियल फाई और पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी। इसी तरह आप ई फाई को देखें तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ फाई ओनली। तो अगर इसकी टोटल डिफरेंशिएशन लें ई फाई की, तो हमारे पास क्या बनता है, पार्शियल ई फाई बाय पार्शियल फाई, क्योंकि ई फाई इज अ फंक्शन ऑफ फाई और इसके अलावा तो किसी का फंक्शन नहीं है, इनटू पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी। ठीक है जी। अब जी यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगी, पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी तो रो डॉट के बराबर है और वो इन दोनों में, सॉरी फाई डॉट के बराबर है, दोनों में फाई डॉट के बराबर है। पार्शियल ई रो बाय पार्शियल फाई मैंने देखा माइनस साइन फाई आई माइनस कॉस फाई जे था। ठीक है, आई और जे पे कई दफ़ा कैप्स वगैरह में मिस कर जाती हूँ, तो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अगर मिस की तो फिर काम खराब हो जाएगा, वो तो कुछ और ही बन जाएगा। और इसी तरह पार्शियल ई फाई पे पार्शियल रो में लेती हूँ तो माइनस कॉस फाई आई माइनस साइन फाई जे आ गया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास आ गया, ये आ गया, ये था हमारे पास ई फाई इंटू फाई डॉट, और ये जो डी बाई डी टी ऑफ ई फाई आ गया, तो ये माइनस ई रो और फाई डॉट ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गई। अब जी मैंने एक्सेलरेशन लेनी है, तो एक्सेलरेशन लेने के लिए मुझे करना क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो डी वी बाई डी टी के बराबर है, विच इज आर डबल डॉट,
which is d by dt of r dot rho dot e rho plus rho phi dot e phi plus z dot e z। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से निकाल सकते हैं यहाँ से। ये जी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, रो डबल डॉट ई रो प्लस रो डॉट डी रो बाई डी टी किसके बराबर है जी, यहाँ से देखें फाई डॉट ई फाई के बराबर। मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है। रो डॉट फाई डॉट ई फाई प्लस रो फाई डबल डॉट ई फाई प्लस रो फाई डॉट ई रो का डेरिवेटिव माइनस फाई डॉट ई रो, ठीक है जी, प्लस z डबल डॉट ई जेड प्लस z डॉट ई जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रो डबल डॉट ई रो प्लस रो फाई डॉट ई फाई, ये भी है और ये भी है, और 2 रो डॉट फाई डॉट, यहाँ पे बाहर में ई फाई लिख लेती हूँ ना, प्लस z डबल डॉट ई जेड तो है ही, ये वाली टर्म मैंने इंक्लूड कर ली, ये दोनों डालनी, ये डाली, और जी रो डॉट के साथ क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं, अगर माइनस साइन के साथ रो फाई डॉट का स्क्वायर है इनटू ई रो, ये है, ये आ गया, प्लस रो फाई डबल डॉट ई फाई, ये आ गया। ये आ गई जी आपकी रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। अब आखिरी चीज आ गई डेल। डेल भी ढूंढना है, बहरहाल मैं एक्सेलरेशन पहले लिख लूँ ऊपर कि मेरे पास क्या आई है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास आ गया है, क्या आया है जी, रो डबल डॉट माइनस रो फाई डॉट का स्क्वायर इनटू ई रो प्लस 2 रो डॉट फाई डॉट प्लस रो फाई डबल डॉट इंटू ई फाई प्लस z डॉट इन z का डबल डॉट इंटू ई जेड। ये आ गया जी एक्सेलरेशन वेक्टर। अब हमने प्रूव करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डेल की ये वैल्यू है पार्शियल बाय पार्शियल रो ई रो प्लस 1 ओवर रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई ई फाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ई जेड। कैसे करेंगे देखते हैं। अब यहां से हमें आई जे इन टर्म्स ऑफ ई रो और ई फाई पता है, ठीक है जी। अब पहले तो वो लिख लेते हैं, आई जे और के। नोन चीजें क्या हैं, नोन थिंग्स कौन सी है हमारे पास। आई हमें पता है इन टर्म्स ऑफ ई रो एंड ई फाई किसके बराबर होगा, कॉस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई के बराबर। जे हमें पता है किसके बराबर होगा, साइन फाई ई रो प्लस कॉस फाई ई फाई के बराबर। और के वेक्टर जो है वो हमें पता है कि ई जेड वेक्टर के बराबर है, ठीक है, ये हमें पता है चीजें। अब जी डेल किसके बराबर है, ये मैं ना स्लाइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ ताकि हम दूसरा हिस्सा भी यूज कर सकें। डेल किसके बराबर है, 3 डायमेंशन में डेल ऑपरेटर आई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाय पार्शियल जेड के बराबर होगा। अब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का हमें पता है कि क्योंकि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ रो एंड फाई एंड जेड, ठीक है, जेड का हम नाम ले रहे हैं, वैसे है तो एक्स रो और फाई का ही फंक्शन। तो ये किसके बराबर होगा, चेन रूल से पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल रो प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल फाई, इसके बराबर है जी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स क्या है, रो हमें पता है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स किसके बराबर है, पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स किसके बराबर हो गया जी, ये हो गया जी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पहले भी निकाला था कि ये कॉस फाई के बराबर है, ठीक है। और जी इसी तरह पार्शियल रो बाय पार्शियल वाई किसके बराबर हो गया, वो है जी माइनस साइन फाई के बराबर, ठीक है।
और इसी तरह क्योंकि फाई जो है वो हमारा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x है, तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल x किसके बराबर है? वो हमारा हो गया था जी, किसके बराबर था, किसके बराबर था, ये हमारा माइनस साइन फाई बाय रो के बराबर था। और इसी तरह पार्शियल फाई बाय पार्शियल y आप देखो तो कॉस फाई ओवर रो के बराबर होगा। तो पार्शियल रो बाय पार्शियल x किसके बराबर था जी? कॉस फाई, पार्शियल बाय पार्शियल रो प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल x हमारा था माइनस साइन फाई बाय रो के बराबर पार्शियल बाय पार्शियल फाई। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या है जी? कॉस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल रो माइनस साइन फाई ओवर रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई। इसी तरह जब हम j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा? साइन फाई ई रो प्लस कॉस फाई ई फाई, और जब पार्शियल बाय पार्शियल y की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा? माइनस साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल रो। ये आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ से जल्दी जल्दी देख के कर रही हूँ ना, लेकिन आपकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग प्रॉपरली इसको निकाल के प्रॉपरली इसकी वैल्यू लिखिएगा। प्लस कॉस फाई ओवर रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई, और के की बजाय ई जेड आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल जेड वही रहेगा, क्योंकि जेड तो ना रो का फंक्शन है, ना फाई का फंक्शन है, ना किसी और का फंक्शन है, वो अपना ही फंक्शन है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास डेल किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर फाई ई रो पार्शियल बाय पार्शियल रो माइनस साइन फाई कॉस फाई ई फाई पार्शियल बाय पार्शियल रो माइनस कॉस फाई साइन फाई ओवर रो ई रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई, और माइनस साइन स्क्वायर फाई ओवर रो ई फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई। ये चार टर्म्स ये पहली वाली के प्रोडक्ट से आएंगे, इस वाली के इसके प्रोडक्ट से। अब नेक्स्ट का प्रोडक्ट लेंगे। ये साइन फाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जी? जल्दी जल्दी देखो। ये साइन फाई उधर से मैं ज़रा देख लूँ। ओहो, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए जी यहाँ पे। पार्शियल रो में पार्शियल फाई पॉजिटिव में। देखें मेरे से इतनी बड़ी होकर गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे क्यों नहीं हो सकती? इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रॉपर्ली आप निकाल लो। तो फिर अब ये प्लस की बजाय माइनस लिखा गया है, तो प्लस की बजाय माइनस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अच्छा जी, जब हम अगली दो का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर फाई ई रो पार्शियल बाय पार्शियल रो प्लस साइन फाई कॉस फाई ओवर रो ई रो पार्शियल बाय पार्शियल फाई प्लस साइन फाई कॉस फाई ई फाई पार्शियल बाय पार्शियल रो प्लस कॉस स्क्वायर फाई ओवर रो ई फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई। 8 ये टर्म्स आ गई, और 9वीं टर्म जी वही वाली ई जेड पार्शियल बाय पार्शियल जेड। उफ, थक गए। अच्छा जी, उसके बाद जी अब यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर मैं देखती हूँ तो ये और ये टर्म मुझे क्या दे रही है? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू ई रो पार्शियल बाय पार्शियल रो। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई तो 1 हो गया है, और ई रो पार्शियल बाय पार्शियल रो आ गया। चलिए, ये वाली टर्म जो है ये इस टर्म से कैंसिल हो रही है, और ये प्रोडक्ट टर्म जो है ये इस टर्म से कैंसिल हो रही है। और दूसरी जो टर्म है ये माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस होगा। हाँ, प्लस आना है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो दो टर्म्स हैं, यानी ये जो चौथी टर्म और 8वीं टर्म, ये मिलके मुझे क्या देनी है? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 ओवर रो ई फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई तो 1 हो गया, 1 ओवर रो ई फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई एज इट इज आ गया, प्लस ई जेड पार्शियल बाय पार्शियल जेड।
तो ये आपके पास डेल की टर्म्स आ गई। इन टर्म यानी डेल की टर्म्स को हमने इसमें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया। और ये देखें तो ये वही है जो उसने हमें दी हुई है, ठीक है जी। तो डेल को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हम तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे कि जी अब ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसको हम एक तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के हवाले से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के हवाले से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि अज्यूम किया, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है दैट इज ए स्फीयर, दैट इज नॉट लाइक ए सिलेंडर, बल्कि ये अज्यूम किया जाता है उसमें कि सारी की सारी यूनिवर्स जो है वो स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है तो ये किस किस्म का स्फीयर होगी? हम यूजुअली क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड लेते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पहले मैं एक गोल मटोल सा स्फीयर बनाने की कोशिश करूं। एक बॉल है, यूनिवर्स को एज ए बॉल लिया, जो अभी तक ये कॉन्सेप्ट बड़ा मशहूर है और चल रहा है और फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि इंसान हमेशा ये सोचता है हमारी ज़मीन कैसी होगी, हम कैसे थे, हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। अच्छा जी, तो उस सिलसिले में फिर ये यूनिवर्स क्या कर रही है, क्या क्या हो रहा है इसमें, ये सारी की सारी ना फिजिक्स की ब्रांचेस में डिस्कस होता है। और स्पेशली एक ब्रांच है कॉस्मोलॉजी जिसमें इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को लिया जाता है। अच्छा जी, अज्यूम करो यूनिवर्स सिलेंडर है, अगर सिलेंडर है तो फिर क्या है, अगर सिलेंडर है कैसी एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा जी, फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये सोचो अगर यूनिवर्स स्फीयर हुई तो फिर कैसी एक्सपेंशन हो रही है, कैसे, क्या तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कितनी दूर जा रहे हैं, और ऐसी बातें इसमें डिस्कस होती हैं, ठीक है। तो जब हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स एक स्फीयर है, ये सारी की सारी स्पेस जो है ये एक स्फीयर का हिस्सा है। स्फीयर भी कैसा है कि अगर आप एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं यहाँ पे, कि मैं अब इसके अकॉर्डिंगली एक्स वाई और जेड बना रही हूँ कि जी ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है। और स्फीयर का मैं कहती हूँ कि सेंटर ऑफ द स्फीयर वहां पे ही है जहाँ पे एक्स वाई जेड का ओरिजिन है। ओरिजिन और सेंटर ऑफ द स्फीयर ये एक चीज है, ठीक है। तो अगर सॉरी ये वाई की बजाय मैं एक्स लिख रही हूँ और एक्स की बजाय मैं वाई लिख रही हूँ, चलो जी एक्स वाई जेड। हम कहते हैं कि स्फीयर के ऊपर कोई एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, ठीक है। पी है तो इस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा। ये पॉइंट पी है और पी में कहती हूँ ये एक्स वाई जेड है। अगर ये पी है तो पी, पहली बात तो ये कि ये जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। हम कहते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है पी जो है वो जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और जी ये पॉइंट पी जब हम जेड एक्सिस के ऊपर इसे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जो डिस्टेंस है ना जेड का वो इस ओ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये जो ओ पॉइंट है ओरिजिन, इससे पी तक का डिस्टेंस हमें पता है, हमने अज्यूम किया कि ये रो है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, रो है। अगर ये रो है तो पी जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लें जेड का, तो जेड के कहाँ पे ये पी लाई करेगा। अब आप देखें तो ये एक बेस, यानी हम अज्यूम करते हैं कि पी से परपेंडिकुलर खींचें तो वो जेड एक्सिस पे ए पॉइंट पे मीट करता है। और अगर आप ये नोटिस करो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ ए पी। पी ओ ए जो है एंगल ये थीटा है, ओ पी का हमें पता है ये रो है, ओ ए क्या होगा, वही राइट एंगल ट्रायंगल, पिथागोरस ट्रायंगल, वो वाली चीजें याद करो। और वहां से आप देखो कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास पहली ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, बेस ओ ए इक्वल टू रो कॉस थीटा। और ओ ए किसके बराबर है, ये वो डिस्टेंस था जो जेड एक्सिस पे यानी कि जेड कोऑर्डिनेट के बराबर है। यहाँ से हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट आ गया रो कॉस थीटा। चलो जी जेड कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब पी का अगर आप यहाँ देखो जेड एक्सिस का तो आ गया, अगर हम पी से एक परपेंडिकुलर खींचें एक्स वाई प्लेन पे तो वो एक्स वाई प्लेन से लेट अस से एक पॉइंट बी पे मीट करता है। अब ये पी बी क्या है,
अब ओ पी बी ये भी एक ट्राइंगल बना रहा है और ओ पी बी का जो एंगल है ये थीटा है। अब आप देखो कि पी बी का तो हमें पता चल गया, अब हमें चाहिए पी बी किसके बराबर होगा, जाहिर है ओ ए के बराबर होगा। अब ओ बी का हमें पता चलाना है, ओ बी जो है वो क्या होगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं अलावा जीनिंग। ओ बी क्या होगा, अब ट्राइंगल हमने ली है ओ पी बी, ओ पी बी एंगल थीटा है, ओ बी का हमें नहीं पता, पी बी का हमें पता है कि किसके बराबर है। ये कुछ अजीब सी नहीं बन रही, ओ पी बी, ओ पी बी सही बन गई है ना। और जी ओ पी बी है, ओ बी का हमने ढूंढना, ओ बी किसके बराबर होगा, ये होगा जी बी पी साइन थीटा के बराबर। और बी पी किसके बराबर है, ये हमें पता है कि जी बी पी जो है बी पी नहीं, ये कुछ गलत बन रहा है, ठहरो जी ठहरो, हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। ओ पी जो है ये क्या है, पी बी इस ट्राइंगल की बेस है, पी बी इस ट्राइंगल की बेस है, गौर करो। और पी ओ जो है वो हमारे पास है रो, और ओ बी अननोन है। अब सही बना है जी, ओ बी इज बी पी साइन थीटा और बी पी ओ बी पी अब हमने फाइंड आउट करना, ओ बी फाइंड आउट करना। ओ बी किसके बराबर है, ओ पी साइन थीटा के, और ओ पी हमारे पास रो के बराबर है, तो रो साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई कि ये किसके बराबर है, ये रो साइन थीटा के बराबर है। अब इसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से दो। अब इसमें हमें एक और चीज चाहिए कि जी ये जो ओ बी लाइन है ये एक्स के लिहाज से भी तो कोई एंगल बना रही है, वो क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि वो जी फाई है। अगर ये एक्स के लिहाज से एंगल फाई बना रही है तो इस के अंदर देखो कि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो लाइन आ रही है बी, इसका नाम है कैपिटल एक्स इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कैपिटल वाई रख देती हूँ। बी एक्स किसके बराबर होगा, बी एक्स किसके बराबर होगा, बी एक्स बराबर होगा जी रो साइन थीटा साइन फाई के, और ये जो है लाइन ये किसके बराबर होगी, ये रो साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होगी, यूजिंग द सेम ट्राइंगुलर आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसके लिहाज से हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएंगी। एक्स जो है वो हमारा रो साइन थीटा कॉस फाई है, वाई हमारा रो साइन थीटा साइन फाई है, और जेड हमारा रो कॉस थीटा है। और जब ये हैं तो यहाँ से हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट लें तो रो बन जाता है, थीटा टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ओवर जेड है, और फाई हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स है। अब हुआ क्या है, पहले हमने इस सारी स्पेस को एज ए सिलेंडर कंसिडर किया। सिलेंडर का रेडियस इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, जेड एक्सिस इन्फिनिटी हो सकता है। जेड एक्सिस वो है कि जिसके ऊपर सिलेंडर का सेंटर भी लाई करता है, और सेंटर क्या है कि वो जो सिलेंडर का सेंटर था और एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था उनका सेंटर, हमने कहा कि ये एक ही है। एक्स वाई जेड के सिलसिले में ओरिजिन हमने लिया, ओरिजिन और सेंटर ऑफ सिलेंडर को हमने कहा कि ये एक ही पॉइंट है, और वहां से हमने क्या किया कि हम पॉइंट को लेते थे कि जी पॉइंट अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स रखता है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो कैसा होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, रो फाई जेड। अब हमारे पास सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में असम्पशन हमारी क्या थी, ये पूरी स्पेस एक बहुत बड़ा स्फीयर है। स्फीयर कैसा है, ऐसा स्फीयर है कि जिसमें रो जो है वो इन्फिनिट हो सकता, ठीक है, इतना बड़ा रो इन्फिनिटी तक जा सकता। कोई भी पॉइंट है, जाहिर है वो फाइनाइट जगह पे है, वो सेंटर से एक फाइनाइट
प्लेस पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए जो पॉइंट के लिए रो होगा, पॉइंट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर होगा, वो फाइनाइट होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ओरिजिन, ये जो स्फीयर का सेंटर है और एक्स वाई जेड का ओरिजिन, ये एक ही पॉइंट पे। जब एक ही पॉइंट पे है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक्स हमारे पास रो साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा, वाई हमारे पास रो साइन थीटा साइन फाई है, और जेड हमारे पास रो कॉस थीटा है। और ये हमने कहाँ से निकालने, ये हमने सारे वही ट्राइंगल के रूल्स जो है ना वो अप्लाई किए, वहां से निकाला है। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वो भी निकल के आ सकती हैं। अब ये देखें कि हमने किया क्या है। एक दफा फिर मैं ये स्फीयर का आपको बता रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्लेन आ गया, ये हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड, इसके अंदर एक पॉइंट है पी, पी एक्स वाई जेड, और पॉइंट का हम कहते हैं कि जी ये हमारा ओरिजिन है एक्स वाई जेड का 0 0 0, जो कि स्फीयर का सेंटर है। अब ये पॉइंट P जो है ये 0 0 0 ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस हम रो ले रहे हैं। अब P का जी परपेंडिकुलर आप खींचें P से Z एक्सिस पे, ये डिस्टेंस कितना होगा, Z के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। उसके अलावा हम P का अक्स देखेंगे इस एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस Z के ऊपर इसका बन रहा है, इसके शेडो का, वो OA है। हम कहते हैं कि ये जो रो है ना, P का जो रेडियस वेक्टर है, ये Z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो OA क्या होगा, ये होगा जी रो कॉस थीटा। ठीक है जी, और फिर अगर P का आप रिफ्लेक्शन लें एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो रिफ्लेक्शन की लाइन ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, रो साइन थीटा होगा, क्योंकि ये ए पी के बराबर है और ए पी रो साइन थीटा। अच्छा, अब हम इसी ये जो प्लेन के ऊपर हमने इसका रिफ्लेक्शन लिया है, इसके लिहाज से देखते हैं कि जी इसका डिस्टेंस एक्स के साथ कैसा है और इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस पे क्या है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि जी अच्छा डिस्टेंस हमने देखना है, तो ये जो शेडो है ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, हम कहते हैं ये फाई एंगल है। अगर ये फाई एंगल है तो एक्स एक्सिस पे लेट मी सी से कि ये जी जो रिफ्लेक्शन है ये बी है, पॉइंट पी का इन एक्स वाई प्लेन, और बी का जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये जी सी है पॉइंट यहाँ पे मिल रहा। वाई एक्सिस पे जब हम बी के परपेंडिकुलर देखते हैं तो डी मिल रहा है पॉइंट। अब हमने देखना ओ सी क्या है, ओ बी का हमें पता है, ओ बी का हमें पता है कि ये रो साइन थीटा है, बी सी हमें नहीं मालूम, ओ सी हमें नहीं पता, और सी ओ बी का हमें एंगल पता है कि ये फाई एंगल है। ठीक है जी, सी ओ किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस फाई, सी ओ ओवर रो साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई, और इसी तरह बी सी ओवर रो साइन थीटा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन फाई। इसका मतलब है कि आपका जो सी ओ लेंथ है ये रो साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है। इसी तरह बी सी जो आपके पास है ये रो साइन थीटा साइन फाई के बराबर है, और बी सी जो आपके पास था वो इक्वल टू ओ डी है, तो वाई जो है आपका कोऑर्डिनेट वो रो साइन थीटा साइन फाई है, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका है रो साइन थीटा कॉस फाई, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। उसके बाद आगे चलते हैं कि जी ये कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, जाहिर है फिर हम इनसे यूनिट वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, फिर हम इनसे वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, फिर हम इससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, फिर हम इससे डेल भी निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें पूछूंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें से करके बता देती हूँ, यानी मैं आपको यूनिट वेक्टर निकाल देती हूँ और मैं आपको वेलोसिटी वेक्टर निकाल देती हूँ। एक्सेलरेशन का और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का आपने खुद करना। ठीक है जी,
सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स की तरफ आ जाएं। आर आपका किसके बराबर है? पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और एक्स की भी वैल्यू पुट करें रो साइन थीटा कॉस फाई आई, वाई की बजाय वैल्यू पुट करें रो साइन थीटा साइन फाई ये, और z की बजाय रो कॉस थीटा के। अब ये देखें कि यहाँ पे कोई z नहीं है, यहाँ पे अब ये सारा जो है ये फंक्शन ऑफ रो फाई और थीटा आ गया। और यहाँ से अब हम यूनिट वेक्टर्स निकालना चाहते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होंगे? ई रो होगा, ई फाई होगा और ई जेड होगा। इन टर्म्स ऑफ आई जे के हम निकालना चाह रहे हैं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना जी। यूनिट वेक्टर्स हम इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के निकालना चाह रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? एक्स आपके पास क्या है? रो साइन थीटा कॉस फाई, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो साइन थीटा कॉस फाई, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा रो कॉस थीटा कॉस फाई, और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल फाई रो साइन थीटा इंटू माइनस साइन फाई, ये आ गया। y आपका क्या था? रो साइन थीटा साइन फाई, पार्शियल y बाय पार्शियल रो साइन थीटा साइन फाई, पार्शियल y बाय पार्शियल थीटा रो कॉस थीटा साइन फाई, और पार्शियल y बाय पार्शियल रो पार्शियल y बाय पार्शियल फाई, ये आएगा रो साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरह जी z आपका जो है वो रो कॉस थीटा है, ठीक है। पार्शियल z बाय पार्शियल रो कॉस थीटा आपके पास आ गया, पार्शियल z बाय पार्शियल थीटा माइनस रो साइन थीटा आ गया, और पार्शियल z बाय पार्शियल फाई आपका 0 आ जाएगा। अब ई रो कहाँ से आएगा? ई रो कैसे आएगा? फॉर्मूला हमें पता है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो आई प्लस पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल रो जे प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो के ओवर पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो का स्क्वायर प्लस पार्शियल वाई बाय पार्शियल रो का स्क्वायर प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल रो का स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा जी, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल रो की जब वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के ओवर, जब इसकी आप वैल्यू लोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब सेम रहेगा ई रो। इसी तरह जी जब आप ई थीटा लोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, मैं अब कंक्लूडिंग दे रही हूँ आपको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के, ठीक है। और इसी तरह जब आप ई फाई लोगे तो माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे आ जाएगा। ये जब आप सॉल्व करके खुद देखोगे ना और वैल्यूज पुट करोगे तो फिर ये वैल्यूज आएंगी। अच्छा, अब मैं इस सारे को ओमिट कर रही हूँ और अब मैं रिमूव कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर निकालूंगी। ये तीन मेरे पास ई रो ई थीटा और ई फाई यूनिट वेक्टर्स अलोंग रो थीटा एंड फाई आ गए। अब मैं निकाल रही हूँ वेलोसिटी वेक्टर्स। अभी आपने याद रखने हैं और अब मैं वेलोसिटी वेक्टर पे आ रही हूँ। वेलोसिटी वेक्टर आपका होता है आर डॉट। आर पोजीशन वेक्टर है जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये रो साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस रो साइन थीटा साइन फाई जे प्लस रो कॉस थीटा के आ रहा है। और जी ये अगर आप देखो रो निकाल लो बीच में से तो क्या रह गया? साइन थीटा कॉस फाई आई
प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के आएगा। और जी जब आप ये गौर से देखो तो ये ई रो है और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। अब हमें पता है कि ई रो जो है वो इनफैक्ट फंक्शन है थीटा और फाई का, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर डॉट, यही होता है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी आर डॉट है। तो ये डी बाई डी टी ऑफ रो ई रो है, जो कि बनेगा रो डॉट ई रो प्लस रो टाइम डेरिवेटिव ऑफ ई रो। और जब ई रो का टाइम डेरिवेटिव हम लेंगे तो टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ई रो, वो आएगा पार्शियल ई रो बाय पार्शियल थीटा। नहीं, वो आएगा कि अब जाहिर है ई रो का हम टाइम डेरिवेटिव लेने, वो कैसे लेंगे जी, वो हमारा आएगा जी पार्शियल ई रो बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल टी, यही आएगा, आई थिंक सो। और प्लस पार्शियल ई रो बाय पार्शियल फाई बाय पार्शियल टी। वो इसलिए कि ई रो जो है ये फाई और थीटा का फंक्शन है, रो का तो फंक्शन ही नहीं है कि रो के लिहाज से लें। अच्छा जी, जब पार्शियल ई रो बाय पार्शियल थीटा लेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के इंटू थीटा डॉट आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स प्लस ई रो बाय ई फाई लें तो हमारे पास आएगा जी माइनस साइन थीटा साइन फाई आई प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे टाइम्स फाई डॉट, ठीक है। अगर आप ये पहले हिस्से को देखें तो ये आपका बन रहा है ई फाई वेक्टर, सॉरी ई थीटा वेक्टर बन रहा है, ई थीटा इंटू थीटा डॉट। अब दूसरे हिस्से में से हम साइन थीटा निकालें प्लस साइन थीटा, तो अंदर आ रहा है ई फाई इंटू फाई डॉट। ये आप प्रीवियस स्लाइड देखें ना तो उसके अंदर ये है, हमने ये निकाला है। तो अब जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर बन गया रो डॉट ई रो प्लस रो टाइम्स थीटा डॉट ई थीटा प्लस फाई डॉट साइन थीटा ई, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ई फाई लिख के उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यानी कि आपका वेलोसिटी वेक्टर बना रो डॉट ई रो प्लस रो थीटा डॉट ई थीटा प्लस रो फाई डॉट साइन थीटा ई फाई, ये आ गया, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। अब जब एक्सेलरेशन लेंगे वो आप खुद लेंगे और वो वेलोसिटी वेक्टर का एक और दफा डेरिवेटिव होगा, टाइम डेरिवेटिव। उसके अंदर आप देख लेना कि कैसे कैसे आने हैं वेक्टर्स, कैसे आने हैं। अब जैसे डी बाई डी टी ऑफ ई रो है, पहले ही आप डी बाई डी टी ऑफ ई थीटा भी ले लो और ई फाई भी ले लो और उसको मेंशन कर लो और एंड पे उसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसी तरह जैसे आपने ई रो ई फाई और ई थीटा निकाला है, आप आई जे के को इनकी टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड निकाल सकते हो। उनका जब आप प्रोडक्ट लोगे और सारा कुछ उसको मल्टीप्लाई करोगे, इतनी ढेर सारी टर्म्स आएंगी, उसमें से बेशतर टर्म्स कट जाएंगी, थोड़ी सी रह जाएंगी और फिर आप डेल निकालोगे तो वो आपका यही आएगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल किसके बराबर है, ठीक है, वो आपका ये आएगा। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओवरऑल जितनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके कोर्स में थी, जितनी पॉसिबल थी, वो मैंने करवा दी है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, 2 डायमेंशन में आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कर ली। 3 डायमेंशन में जब हम आए तो हमने ये देखा कि वो कॉन्सेप्ट ज़रा इंक्रीज हो गया। डिस्क से आप पूरे एक सिलेंडर में भी चले गए, ये देखें सिलेंडर, और डिस्क से आप ये राउंड स्फीयर में भी चले गए। ये भी हो सकता है कि जी 3 डायमेंशन में वो डिस्क के ऊपर नीचे
गोल गोल करके तो जी बॉल बना लें, और बॉल बना के तो उसके अंदर देख लें, वहाँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स चल जाते हैं। और जहाँ पे डिस्क को ऊपर नीचे करके उसे उसकी रेवोल्यूशन से आप सिलेंडर बना लें, उसी डिस्क को ऊपर ले जाएं, उसी को नीचे लाएं, क्या बन गया, ऐसे ऊपर नीचे आप डिस्क को मूव करें, उसकी जो आउटर सरफेस है उसको ज़रा इकट्ठा करें, सिलेंडर ही बनता है। डिस्क यहाँ पे पड़ी है, ये आपने इसकी हाथ देख लिए, आउटर सरफेस देख लिया, ठीक है, कर्व देख लिया, उस कर्व को नीचे से ऊपर तक इकट्ठा कर लें, सारे वहाँ पे कर्व जो बनते हैं वो सिलेंडर बन गया। सिलेंडर के अंदर हम देख सकते हैं कि जी अगर स्पेस सिलेंड्रिकल है, हम अज्यूम करते हैं सिलेंड्रिकल है, तो इसके अंदर रो क्या होगा आपका, इसके अंदर फाई क्या होगा, इसके अंदर जेड कैसा होगा, ठीक है, रो फाई जेड में आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, आप एक्स वाई जेड को उसमें चाहे एक्सप्रेस कर लो, आपकी मर्जी, एक्स वाई जेड को आप रो थीटा फाई में एक्सप्रेस कर लो, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, यहाँ आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अब ये कि वहाँ पे 2 डायमेंशन में तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोलर कोऑर्डिनेट थे, 3 डायमेंशन में हमारे पास 2 किस्म के कोऑर्डिनेट्स थे। अब हमारे ही प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए किस किस्म के कोऑर्डिनेट्स को यूज करने में आसानी होगी। अगर हमें सिलेंड्रिकल यूज करने में आसानी होगी तो हम वो यूज करेंगे, अगर हमें स्फेरिकल यूज करने में आसानी होगी तो हम हर चीज को स्फेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यूनिट वेक्टर्स भी स्फीयर वाले यूज कर लेंगे, पॉइंट की जो है लोकेशन वो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से देख लेंगे, यूनिट वेक्टर भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिहाज से देख लेंगे, वेलोसिटी भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिहाज से ले सकते हैं, एक्सेलरेशन भी आप निकालोगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिहाज से निकालोगे। तो ये जो एक्सेलरेशन है और जो डेल वाला है वो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ा है, वो आप लोगों ने करना है खुद, ठीक है, और बाकी जो है वो मैंने किया है और निकलेगी उसी तरह। ये आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये रिलेशन कैसे बनाने हैं। हमें मुश्किल लगता है लेकिन कोई इतना मुश्किल होता नहीं है, आप बड़े आराम से वो रिलेशन निकाल सकते हो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं हो सकता। देखिए जो काम मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। आप कहेंगे जी ये इतना पढ़ लिख गई हैं तो ये बड़े आराम से कर लेती है, नहीं, एक काम जाहिर है मैंने भी तो आपकी एज में ये सीखा, मैं भी तो इसी लेवल पे थी जब मैंने ये सीखा, जब मैंने ये किया, तो आप लोग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। जब एक बंदा कर सकता है, एक इंसान कर सकता है, सारे कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को कैपेबिलिटीज दी हैं और आप लोग कोशिश करो तो आप बड़े आराम से बड़े अच्छी तरह से ये सारा कुछ कर सकते हो। तो ठीक है जी, उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक था, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।